हेलो फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं अकाउंटिंग जो 11th क्लास से स्टार्ट हो जाती है जब आप कॉमर्स को चूज़ करते हैं। अकाउंटिंग के बेसिस से शुरू करते हैं जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बहुत काम आने वाला है। चाहे आप सीए कीजिए, सीएस कीजिए या मास्टर कीजिए, हर जगह काम आने वाला है और बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक अकाउंटिंग को शुरू करने से पहले वैसे काम करनी है लेकिन बट स्टिल पता होना चाहिए, तो एक फुल फॉर्म लेके आई हूँ अकाउंटिंग की। देखते हैं क्या है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ए मीन्स एनालिसिस, सी कैलकुलेशन, second C compliance or organization, U understanding and numbers, T transparency, I integrity and notation और G governance। ये है अकाउंटिंग की एक फुल फॉर्म कह दीजिए। तो अब अकाउंटिंग को शुरू करते हैं विद मीनिंग से हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। भाई अपने बचपन में मोटू पतलू सबने देखा होगा, है ना? बचपन में क्या अभी भी देख रहे होंगे मोटू पतलू। उसमें एक समोसे वाला होता है जिसकी खुशबू लेते रहता है मोटू, है ना? वो समोसे का वहाँ बिजनेस करता है। उसने सोचा गवर्नमेंट जॉब तो अब थोड़ी बहुत रही है और तो मिलती नहीं है इतनी जल्दी, तो क्यों ना अपना बिजनेस शुरू किया जाए। तो उसने समोसे का बिजनेस शुरू किया। ठीक है भाई, कर दिया। बिजनेस के लिए अब समोसे के लिए क्या क्या चाहिए? मैदा चाहिए, ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, इसके अलावा वेसल्स और बैठने के लिए फर्नीचर वगैरह चाहिए, स्पेस चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर वो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहा है उसके लिए सोप भी चाहिए। तो इन सब के लिए, ये सब के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगा दी, स्टार्ट कर दिया बिजनेस। समोसे बनाने लग गया। हर महीने 500 समोसे बनाता है हमारे समोसे वाले भैया। अब समोसे बिक भी रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन अब उसे ये नहीं पता चल रहा कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब उसने क्या किया था, सारा पैसा उसके पास तो था भी नहीं, उसने कुछ उधार भी लिया था। तो बहुत मैसी सा हो गया सब कुछ उसे समझ ही नहीं आ रहा। बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो हो गया कंफ्यूज। तो हमारे समझदार जो है, कौन है? पतलू के पास गए और उसने कहा कि पतलू भैया बड़ी दिक्कत है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। बिजनेस किया था समोसे का, कैपिटल भी लगा दी, अब समझ नहीं आ रहा, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पैसे जा रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, बस लगे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमारे पतलू भाई साहब ने बोला कि एक काम करो समोसे वाले भैया, आप ना लिखना शुरू करो, एक बुक बनाओ और उस बुक में आप लिखना शुरू करो कि आपने कितना पैसा लगाया। क्या पैसा मीन्स कैपिटल, कितनी पूंजी आपने लगा दी। ठीक है, कितने का आप मैदा लेके आए, कितने की गैस लेके आए, ठीक है, आप फर्नीचर कितने का लेके आए, अगर आपने रेंट पे लिया ये स्पेस जहां पर आप समोसे बनाते हो तो रेंट कितना देते हो। आपके पास कस्टमर आते हैं पतलू जैसे, मोटू जैसे, जो एक साथ 100 समोसे खा जाते हैं, तो उसने पैसे दिए या फिर ऐसे ही बोरो करके खा लिए, वो लिखो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास लास्ट में आपने, इसमें सारी चीजों में पता चलेगा कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ लगाए जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या किसी और चीज का शुरू कर दे, जलेबी बेचना शुरू कर दे, तो वो सब इसमें देखा जाता है। तो जब हमारे पतलू भाई साहब ने ये सजेशन दिया, तो इसको हम क्या करना कहेंगे? जब ये इवेंट्स, ट्रांजेक्शन्स को जब हम एक जगह लिख रहे हैं, जो ये पूरा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ये होती है अकाउंटिंग बच्चों। तो अब एक डेफिनेशन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अकाउंटिंग क्या होता है। चलिए एक डेफिनेशन से देखते हैं जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी और आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ से डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं। सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in significant manner and in monetary terms transaction and events which are in part of at least financial characteristics and pretending the result thereof। ये डेफिनेशन दी है ये जो डेफिनेशन दी है वो दी है AICPA ने, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसमें शुरुआत से हमने अकाउंटिंग को समझा। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट मीन्स हर बिजनेस के प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे वो समोसे वाले के थे कि भाई मुझे प्रॉफिट करना है, तो कितना करना है उसने डिसाइड कर दिया कि मैं मान लो 10,000 के समोसे बेच रहा हूँ पूरी साल में, तो मुझे एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार का प्रॉफिट तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसने प्री डिफाइन करने अपना ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना अकाउंटिंग में आता है। इसमें क्या ट्रांजेक्शन्स हुई, कैसे इनको क्लासिफाई किया, समराइज किया, कितना इससे एक कंक्लूजन निकाला कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इन सब चीजों को देखना, फाइनेंशियल पोजीशन को देखना, एक वो कहलाता है आर्ट। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट किस चीज का? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग,
रिकॉर्डिंग मीन्स अभी जब पतलू भाई साहब ने बोला था कि समोसे वाले भैया अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहाँ लग रहा है, तो आप अपनी बुक्स में लिख लो, एक बुक बनाओ और वहां पे लिख लो कहाँ से कितना आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग क्या होता है भाई साहब? क्लासीफाइंग होता है कि अभी देख लीजिए समोसे वाले भैया समोसे बनाने के लिए मैदा भी ला रहे हैं, ऑयल भी यूज कर रहे हैं, गैस भी लेके आ रहे हैं हर महीने। अब इसमें कितना कितना खर्चा हो रहा है, सारा एकदम मैसी हो रहा है एक जगह। अब इनको अलग अलग लिखना कि 200 रुपए की मैदा अप्रैल में लेके आए, मई में कितने 600 रुपए की मैदा लेके आए, 800 रुपए की अब जून में लेके आए हैं। इन सबको ऐसे इन सबको क्लासीफाइंग करना ही क्लासिफिकेशन बोला जाता है। एक सेकंड, इसको क्लासीफाइंग बोलते हैं। अब चलो क्लासीफाई भी कर लिया। क्लासीफाइड एंड समराइजिंग क्या होता है? एक जगह लिखना। अभी उसने पूरा लिख लिया, समोसे वाले भाई साहब ने पूरा लिख लिया हर जगह कि इतनी चीजें यहाँ से आ रही है, टोटल कर लिया। उसके बाद एक अलग नोटबुक को लेके आए जिसको हम आगे देखेंगे, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बनाने वाले हैं, वहां पे लिखा, वहां से पता चला इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। अगर अब वो उस समरी को रखता है किसके सामने, वो पतलू को ही दिखाता है, ठीक है ना, तो उसको समझ में आए, तो उस चीज को बोलते हैं समराइजिंग करना। साथ में एक टर्म और है यहाँ पे, मॉनेटरी आइटम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समोसे वाले भैया मोटू पतलू आए समोसे खाने, तो समोसे वाले भैया बोल रहे हैं कि भाई अरे भाया हमार तो 800 रुपए के मैदा आता है, और पता है गैस तो 3-4 खत्म हो जाता है, इतना समोसा बिकता है। अब मोटू सोच ये क्या बोल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब समझ तो आ रहा है लेकिन कितने पैसे खर्च हुए, अब इससे हम इनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कैसे पता लगाएं? तो ये बोला मोटू भाई साहब ने बोला, भाई यहाँ 800 रुपए का 800 रुपए का मैदा लेके आया, यानी कि मनी वो लेके आया यहाँ पर 800 रुपए का उसने बता दिया, तो इस ट्रांजेक्शन को हम मॉनेटरी टर्म बोलेंगे और ये लिखेंगे। लेकिन अगर ये बोलता है हम तो 2 किलो लेके आए हैं मैदा, तो वो समझ में नहीं आएगा उसे। तो इसमें बोला गया कि मनी की टर्म में लिखा जाएगा, जो जिस चीज को मनी की टर्म में लिख सकते हैं। चलो इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, थोड़ा सा हो गया मैसी, लेकिन एक नया एग्जाम्पल लेते हैं कि वो समोसे वाले भैया ने वहां 2 टेबल खरीदी है, 2 टेबल खरीदी। अब वो मोटू को कह रहा है, देखा भाया कांच की टेबल खरीदी है तुम्हारे लिए। उसने कहा ठीक है, अब इसको लिखेंगे। अब ठीक है लेकिन ये कितने की आई? अब बोल रहा है कि 500 रुपए की आई है ये टेबल। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं हमारी बुक्स में, इसीलिए बोला गया है कि एकदम सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को ही इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद लिख दिया। अब भाई क्या करना है, इंटरप्रेट करो कि जिसको जो चाहिए। मान लो वो लोग घसीटा रहा उसे चाहिए लोन चाहिए। अब वो क्या करेगा, अब देख सकता है कि इसकी कैसे कैसे क्या है। अब उसे बोल सकता है कि भैया बहुत तंगी आ गई है, 7,000 रुपए दे दो ना लोन पे। तो वो कैसे देख सकता है, उस चीज इनकी जो बैलेंस शीट वगैरह है ये सब देख के पता लगा सकता है। या फिर वो मान लो समोसे वाले भैया को पैसे की जरूरत है, तो कोई क्यों देगा अपने पैसे, तो वो देखेगा बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं है, तो मेरा भी फायदा होगा, तो वो लगा देगा। वो सब किसमें से, ये अकाउंटिंग जो उसने बुक्स वगैरह प्रिपेयर की है उससे पता चलेगा। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं इस डेफिनेशन को, और एक कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड monetary terms, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result therefore। एक और एग्जाम पर्पज से एक डेफिनेशन और लिखाती हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होंगी जब आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज accounting system। It's a mean of collection। Collecting, summarizing and reporting monetary items, information about business। जो कि दी है R.N. एंथोनी ने। थोड़ा ऐसे समझ में नहीं है तो मैं एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ देती हूँ। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। इट्स अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनिटरी, यहाँ आइटम्स नहीं टर्म आएगा,
मॉनिटरी टर्म इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जो कि दी है आर एन एंथोनी ने। एज इट इज लिखना होता है डेफिनेशन को। आई प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको हम फीचर, करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स हर एक में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रोसेस आ जाना है तो ये लिखना है, ठीक है। तो हम स्टेप 1 से या फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, जो कि है आइडेंटिफाई। सेकंड, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, बचपन में छोटा भीम तो सबने देखा होगा, राइट। छोटा भीम, भीम की चट्टी, राइट। उसमें एक टुनटुन मौसी होती है। टुनटुन मौसी क्या करती है? वो एक बिजनेस करती है। टुनटुन मौसी एक बिजनेस करती है, किसका? लड्डू का। अब चलिए, वो लड्डू का बिजनेस करती है। बिजनेस करने के लिए टुनटुन मौसी को क्या चाहिए? बताओ बताओ, क्या चाहिए उसे? मटेरियल चाहिए, क्योंकि उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो गई मार्केट में और जल्दी से जाके मटेरियल ले आई 20K का, 20,000 का। अब उसे सोप चाहिए, क्योंकि उसे वो कहीं पे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी भाई, तो एक सोप भी चाहिए। वो उसने 1 लाख की सोप ले ली, ठीक है। मटीरियल ले लिया, सोप ले ली। अब उसने अपना बिजनेस शुरू किया, लड्डू बनाने शुरू किए और उसको सेल किया बिजनेस। और उसके एक महीने में 20K के लड्डू बिक गए पहले महीने में, ठीक है। अब ऐसे उसकी सेल होने लगी हर साल, हर महीने, फिर साल बढ़ने भी लगी। उसने क्या किया? उसने सोचा कि भाई ठीक है, कुछ थोड़ा सा हवाबाजी करे ढोलकपुर में, तो उसने गोल्ड खरीद लिया। उसने 5K का गोल्ड खरीद लिया, क्योंकि आजकल गोल्ड भी तो इतना महंगा हो रहा है, तो इतने के ही खरीद के, तो थोड़ा हो गया, एल कर लेते हैं, 5 लाख का उसने गोल्ड खरीद लिया। एक बढ़िया सा कार ले ली, जो कि 10 लाख तक, 10 to 15 लाख तक के बीच में थी। लगा लो थोड़ा बहुत, चलो इसको हम 25 बहुत है, 25 लाख की उसने एक बढ़िया सी कार खरीद ली। वर्कर्स रख ली, क्योंकि बिजनेस बढ़ने लगा, उसको सैलरी देने लगी। मान लो 20K पर मंथ सैलरी देने लगी। वर्कर लॉस हुआ उसे। कैसे? वो बोले कि भैया देखो, हम जा रहे हड़ताल पे, क्योंकि तुम तो हमें 20,000 रुपये दे रहे हो और इतना बढ़िया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो हम नहीं रखने वाले। तो इससे उसको लॉस हो गया। कितना हुआ हमें नहीं पता। तो चलिए, आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि अभी वर्कर चले गए हड़ताल पे टुनटुन मौसी के। उन्होंने वहाँ ढोलू भोलू और कालिया का रख लिया, चला तुम ही बना दो। अब वो बोले नहीं हम नहीं बनाने वाले, इतने कम पैसे देती हो, हम तो नहीं करेंगे। उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब उस स्ट्राइक का कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो नहीं पता हमें। तो वो इन फ्यूचर, क्योंकि वो इन फ्यूचर हमें पता चलेगा, अभी हम नहीं लिख सकते उसको। तो वो उस चीज़ को हम नहीं, इसलिए हमें पता चला, उस चीज़ को हम अभी अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, राइट। और दूसरा तो ये चीज़ है, क्योंकि अभी हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते। दूसरा, वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, ये आइडेंटिफाई करेंगे। B+M की चीज़ें याद रखना। B मीन्स बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, M मतलब मनी में मेजर किया जाना चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड मीन्स उसने गोल्ड लिया, कार खरीदी। अब क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं, तो हम इसको अपने अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे, नहीं ट्रांजेक्शन करेंगे, नहीं इसको दिखाएंगे अपने अकाउंट्स में, ठीक है। ये होता है आइडेंटिफिकेशन। सेकंड स्टेप है मेजर, जो अभी पढ़ा ना, कि हम इसको उन्हीं आइटम्स को लेंगे जिसको मेजर कर सकते हैं। अभी जो वर्कर थे ढोलू बोलू और कालिया, वो चले गए, अभी उसे कितना लॉस हुआ हमें नहीं पता, फ्यूचर में पता चलेगा, तो वो भी हम इसमें नहीं लिखने वाले, हमें नहीं पता। थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। अभी हमने एग्जांपल देखा था कि वो मटेरियल लेके आया, 20,000 का एक सोप खरीदी, उसने सेल किया अपने लड्डुओं को, राइट। वर्कर को सैलरी दी। तो ये सारी मेजर की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वे रुपीज़ के टर्म में है, मनी के टर्म में है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि उसने सोचा एक होटल भी खोल लेते हैं यहीं पे, लड्डू के साथ 2-3 और आइटम्स बना लेंगे। तो उसने क्या किया? उसने 2 सोप और खरीद ली, 5 चेयर्स सेट खरीद लिया, चेयर टेबल सेट, राइट। उसने 10 वर्कर्स को और रख लिया। क्या हम इसको लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये मनी की फॉर्म में नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारे कितना पैसा आया, कितना गया, राइट। इनको हम कहाँ लिखते हैं? जब ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनको सबसे पहले हम लिखते हैं जर्नल में। कहाँ लिखते हैं? जर्नल में। और जब ये बहुत ज़्यादा होता है, तब टुनटुन मौसी का जो बिजनेस है वो इतना बढ़ गया कि यहाँ ढोलकपुर के साथ साथ फुरफुरी नगर में भी वो बेचने लगे, और वो दिल्ली में भी चली गई, है ना। हर जगह उन्होंने अपनी शॉप कर ली। अब इतनी सारी चीज़ें होने लगी, पैसा भी आने लगा, परचेजिंग भी बढ़ने लगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने
अब इतनी एक जर्नल में रखना बहुत मुश्किल होने लगा, तो अलग अलग बुक्स ले ली कि भाई हम क्या करेंगे, कैश आ रहा है तो हम कैश बुक अलग से बना लेते हैं, अलग नोटबुक में लिख लेंगे। परचेजिंग कर रहे हैं, परचेजिंग को हम अलग नोटबुक में लिख लेंगे। सेल हो रही है, चलो सेल को हम अलग नोटबुक में लिख लेंगे। जब ये अलग बुक बनाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। क्या बोलेंगे इनको, सब्सिडरी बुक्स। यहाँ पे भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 4, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या होता है, जब एक ही नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह लिख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम बोलते हैं क्लासीफाइंग करना। और जिस बुक में लिखा जाता है, जिस बुक में इनको लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, लेजर। क्या बोलेंगे, लेजर। इस लेजर बिजनेस से रिलेटेड सभी पर्सन के लिए अलग अलग अकाउंट खोला जाता है, चाहे वो क्रेडिटर हो, सप्लायर हो, राइट। इससे या फिर वर्कर्स का अकाउंट हो, क्योंकि वर्कर को सैलरी पर देनी होती है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो, हर एक का अलग अलग अकाउंट खोला जाता है, समझे। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, स्टेप 5th स्टेप क्या है, समराइजिंग। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, समराइजिंग क्या है। अभी हम इसको पेज को क्लियर कर देते हैं, स्पेस बन गया। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट स्टेप, समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग एक ऐसी आर्ट है जिससे हम क्लासिफाइड, अभी हमने ऊपर क्लासिफाई किए थे अपने आइटम्स को, उन डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि हमारी मैनेजमेंट और अदर पर्सन जिसका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में है, इंटरेस्ट मतलब उसे किसी न किसी तरीके से वो बिजनेस से क्या है, रिलेट करते हैं वो पर्सन, इनको सही से इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ऊपर क्या किया था, हमने ऊपर लेजर बनाया था। उस लेजर की टोटल को हम ट्राई बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, उस बैलेंस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को फिर आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें अपने बिजनेस के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उससे हमें पता चलेगा कि कितना नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस हमें हो रहा है। ये सब किससे, ये यहाँ पे हम समराइजिंग, इस स्टेप में हम ये करते हैं समराइजिंग में। नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 6th स्टेप, जिसमें इन दोनों को लेते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में बिजनेस के जो रिजल्ट आए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड और हमने अभी बैलेंस शीट बनाया, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो बिजनेस का ओनर हो, बिजनेस बैंकर हो, आउटसाइड से, ठीक है, कस्टमर हो, उनको इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, फेयर इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। द नेक्स्ट स्टेप है 7, कम्युनिकेशन। इसमें हम, अब हमारे पास डाटा आ गया, हमने रिपोर्ट तैयार कर ली, हम उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट कहाँ करेंगे, कुछ बिजनेस के अंदर पर्सन होते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, ओनर हो गए। इसी तरीके से बाहर भी लोग होते हैं। बाहर कौन होते हैं, सप्लायर है, कस्टमर है, सोशल वेलफेयर है, पब्लिक है ना, ये सब है। इनको इन्फॉर्मेशन देना होता है। इन्हें अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, क्या बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थे इनके फीचर्स। साथ में आप एक फीचर ये भी जोड़ सकते हैं कि अगर आप फीचर में लिखना चाहें कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कैसे अकाउंटिंग को आर्ट बोला गया है, क्यों, क्योंकि इसके कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को वो प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। उससे कैसे करेंगे, जब भाई अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करेंगे, उन्हें अच्छे से प्रॉपर डाटा रखेंगे, उससे उन्हें पता चलेगा कि हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो प्रॉपर अकाउंट्स रखेंगे तभी पता चलेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोले हैं, इसको एक आर्ट बोला गया है। वहीं अगर इसको साइंस क्यों बोला गया है, साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे ये वर्क करती है बिजनेस, कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए हैं, इसीलिए इसको बिजनेस बोला गया है। जैसे कि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, कन्वर्जेंस हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, जो आप लिख सकते हैं। और अगर स्टेप लिख सकते हैं तो अगर आपको प्रोसेस आ जाता है तो ये प्रोसेस है, 7 स्टेप्स। सो आज चलो इसके साथ हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। आज ही इंसर्ट करते हैं न्यू टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स। चलिए हम ऑब्जेक्टिव्स और पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका, टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। सबसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को पता लगाना कि कौन हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है और कौन सी नॉन फाइनेंशियल। जैसे कि अगर मान लो कोई वर्कर है वो हड़ताल पर चला जाता है, नया कॉम्पिटेटिव आ जाता है बिजनेस में, या फिर कोई मेरी जैसा ही बिजनेस स्टैब्लिश कर लेता है, इनसे हमें लॉस तो होगा, लेकिन कितना होगा, कैसे होगा, हम नहीं जानते। तो
ये चीज़ें हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनको, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड तो है लेकिन फाइनेंशियली हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते एक तरीके से, हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। सेकंड है टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जो भी फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है, जो कि मनी की फॉर्म में होती है। एक प्रॉपर बुक्स होती है, जर्नल होती है, बुक्स होती है, लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सारी ट्रांजेक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास होता है, जो कि आगे, ठीक है। थर्ड है टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसके लिए। और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, वो कैसे पता चलती है? थ्रू बैलेंस शीट। हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा है, जिससे कि हमारे पास बैंक में कितना पैसा है, हाथ में कितना पैसा है, हमारे पास स्टॉक कितना है, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, इन सब चीज़ों का हमें इससे पता चलता है। थर्ड है टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इससे हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास हमें पता है कि बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट में आता है एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर हमारे पास एसेट्स होगी, ज़्यादा होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। और अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है कि हमें कुछ दूसरों को पे ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगी हुई है लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी। तो ये चीज़ें कैसे पता चलेगी? ये अकाउंटिंग से पता चलेगी। टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी। जब हमें प्रॉफिट पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो हम टैक्स लाइबिलिटी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि हमारे पास हमारा पूरा ओवरव्यू है हमारे बिजनेस का, कैसे क्या हो रहा है। तो इससे जो भी फॉर एग्जांपल हमें हमारे बिजनेस में, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, वर्कर्स की सैलरी बढ़ा देते हैं। तो वो हम कैसे ये डिसीजन कैसे ले पाएंगे? हमें जब आज ये पता चल रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट का कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हमारे बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड है, तो हमें पता चल रहा है। तो इन फ्यूचर हमें डिसीजन ले सकते हैं ना। एट प्रेजेंट हमें क्योंकि हमारा सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, सेल्स एट प्रेजेंट हमें सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमें मटीरियल क्या हो सकता है? तो अभी मटीरियल के लिए क्या चाहिए? कैश चाहिए, बनी चाहिए। अब वो कैश और बोरो, अब ये डिसीजन कैसे ले पाएंगे कि कैश ले या बोरो? तो अगर हमारे पास प्रॉपर हमारा पूरा बुक रखा हुआ है जिसमें हमें पता है कि हमारे पास कैश है या नहीं है, तो वहाँ से हम देखेंगे अगर कैश है तो कैश डायरेक्ट अपना ले लेंगे मटेरियल, अगर नहीं है तो क्या करेंगे? बोरो कर लेंगे। तो ये डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। क्यों? क्योंकि कुछ आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, श्योर, कुछ ओके कन्वेंशंस हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जिसके बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं, सॉरी उसके बेसिस पर हम अपना पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, एरर और ओमिशन, फ्रॉड्स की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ही खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ कम हो जाती है। इससे ये किससे होता है? ये होता है अकाउंटिंग से, क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है इसका। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेकंड है टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, थर्ड टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, फोर्थ टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन, फिफ्थ टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी, नेक्स्ट है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स। देखिए मैं सिर्फ समझाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंटेंट आपको हर जगह मिल जाएगा, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मेन चीज़ आप इसको कैसे समझते हैं तो उस पर फोकस कीजिएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है? सो फर्स्ट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ है टैक्स अकाउंटिंग, एंड फिफ्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो हम ये 5 टाइप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें ऑडिट अकाउंटिंग को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को भी ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी होते हैं, जैसे कि चलिए अभी ये करते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में, जिसमें जो फर्स्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? देखिए भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एक मेन ब्रांच होती है अकाउंटिंग की, जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक फ्रेमली, एक रूल्स के साथ उसकी ट्रांजेक्शन्स की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर एक स्पेसिफिक ईयर का, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का प्रॉफिट एंड लॉस को जाना जाता है। बैलेंस शीट बनाकर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जाता है। क्यों? ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरेस्टेड पार्टीज, बिजनेस इंटरेस्टेड पार्टी को दी जा सके। ये होता है, ये वर्क जो काम होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का पता लगाया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है
उसमें या उस प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आई और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, ये पता लगाना। फ्यूचर में इसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है ये पता लगाना। कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये सब काम किसमें किया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये काम किया जाता है। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह या प्रोडक्ट्स या सर्विस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है अकाउंटिंग से, उसको प्रोसेस कौन करेगा? उसको मैनेजमेंट प्रोसेस करेगी, और इन्फॉर्मेशन जो कि उसके लिए यूजफुल है प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में बिजनेस की, वो इन्फॉर्मेशन वो वहां से लेंगी। उसे डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प चाहिए, जैसे कि उसे कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आना है, बिजनेस में नया प्रोडक्ट लेके आना है। जैसे कि मान लो टुनटुन मौसी है, वो लड्डू बनाती है, लेकिन वो कह रही है कि चलो समोसे और बनाते हैं साथ में, वो भी बेचते हैं, नया लेके आती है। तो वो प्लानिंग करना, इन्फॉर्मेशन निकालना कि जो कॉम्पिटिटर है, जैसे फुरफुरी नगर में जो समोसे वाला भाई है वो कैसे क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन देना, अपने कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन देना, और खुद जो वो लड्डू बना रही है वो कंपेयर करना उन चीजों को कि अगर मैं ये डिसीजन ले रही हूँ ये सही डिसीजन है या नहीं है। तो ये प्लानिंग बनाना। साथ में अगर वो कर चलो ठीक है समोसे को बना रही है तो वो कैसे कंट्रोल करेगी उस चीज को, ये डिसीजन लेना कि 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग में बना रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाना है। ठीक है, वो सब चीजें कैसे किसमें देखी जाती है? मैनेजरियल अकाउंटिंग में। वो क्या कंसेप्ट यहाँ पे टेक्निक्स का यूज किया जाएगा, क्या कन्वेंशंस होंगे, ये सारी चीजें देखी जाती है इसमें। जनरली अगर बिजनेस में जनरली ये देखा जाता है कि कैश फ्लो कितना हो रहा है, फंड फ्लो कितना है, बजटरी कंट्रोल क्या है, रेशियो एनालिसिस की जाती है। तो ये सब जो काम किया जाता है वो किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उसके बाद आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में यह भी अकाउंटिंग के ही एक ब्रांच है। इसमें ये देखा जाता है कि कितनी सेल्स हुई, सेल्स टैक्स क्या था कल, और हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद प्रॉफिट के बाद हम क्या ऐसी प्लानिंग करें जिससे टैक्स बचा जा सके। तो ये सब जो टैक्स की प्लानिंग करना, टैक्स भरना, ये सारी चीजें टैक्स अकाउंटिंग में आती है। उसके बाद आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, क्योंकि जो बिजनेस है वो एक हमारी सोसाइटी में ही रहता है, सोसाइटी में ही वो बिजनेस बन रहा है, सोसाइटी के लोग उसको उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो दे रहा है उसको यूज कर रहा है, तो उस बिजनेस का एक कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। तो ये सब जो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे, राइट, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे भाई उनको, और भी जैसे कि और यहाँ पे ओल्ड एज होम्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको कुछ डोनेशन प्रोवाइड करवाए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके या बुढ़े बुजुर्ग ओल्ड एज होम में रह सके, है ना, अच्छे से रह सके। तो ये क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अकाउंट इनकी। तो इससे रिलेटेड जो भी काम किया जाता है वो कौन संभालती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है। इसके बाद आता है ऑडिट अकाउंटिंग। ऑडिट अकाउंटिंग में देखते हैं जो कि हम अभी बिजनेस में हम इतने टाइम से देखते जा रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कैश फ्लो, फंड फ्लो, काफी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो क्या इसके अलावा वो बिजनेस बना हुआ है, स्टैब्लिश किया गया है, वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग है नहीं है, तो वो सब देखना। लॉ से रिलेटेड जो भी काम, जुडिशरी से रिलेटेड काम वो ठीक तरीके से चल रहा है, हो रहा है, या टाइम टू टाइम बिजनेस में ये देखना कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो ये कौन करता है? ऑडिटर। एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, वो देखता है इन सब चीजों को। तो ये सारा काम ऑडिट अकाउंटिंग में किया जाता है कि भाई कोई फ्रॉड या माल प्रैक्टिस तो नहीं चल रही है बिजनेस में, पता चल रहा है अंदर ही अंदर ढोलकपुर के जो भी क्या लड्डू है वो अंदर ही अंदर किसकाए जा रहे हैं, तो वो सब ऑडिट अकाउंटिंग में देखेंगे। 7 ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज की आवश्यकता है, वो कहाँ से हम लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सैलरी इनको क्या दे रहे हैं, बोनस और रिक्रूटमेंट, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस, उनको ट्रेनिंग देना, और उनकी इन सब चीज जो भी ये सारी चीजें की जाती है उनको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आती है। ये ह्यूमन रिसोर्स ये डिपार्टमेंट उसको संभालता है। तो अकाउंटिंग में मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑडिट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो चलिए एक और टॉपिक पढ़ते हैं इसी के साथ। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी भैया हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, बार बार अकाउंटिंग ही कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इनका मोटो क्या है? तो हमने एक पढ़ा था जो कि हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, फाइनली जिनको जो इंटरेस्ट रखती है हमारे बिजनेस में, उनको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, उनको रिपोर्ट देना टाइम टू टाइम कि बिजनेस में क्या चल रहा है, उसके लिए हम मेनली अकाउंटिंग, जिसके लिए हम मेनली अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या हुआ भाई? पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किसको हमें इंफॉर्मेशन देनी है और किसको इस इंफॉर्मेशन की नीड है। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो मेनली 2 पार्टीज होती हैं, एक होती है इंटरनल जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है, दूसरा होता है एक्सटर्नल जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली होते जरूर है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट यूजर कौन है? ओनर। फर्स्ट पार्टी कौन है? ओनर्स, जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, जो बिजनेस को चला रहे हैं। कौन पैसा लगा रहा है और कौन चला रहा है? ओनर। मेनली हम शेयर होल्डर्स, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कैपिटल्स लगाते हैं। जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, अपनी पूंजी लगाता है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो यही जान लो, जो पैसा देता है एक बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम बेसिकली शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ओनर कौन होते हैं? ये मेनली होते हैं बिजनेस के स्वामी।
ओ मेरी स्वामी, ठीक है। जो भी पैसे लगाते हैं, भाई पैसे लगाते तो अब उनको जानने की क्या जरूरत है, पैसा लगाए और निकलो, अरे नहीं, बिजनेस में पैसे लगाए तो कुछ सोच समझ के लगाए होंगे। क्यों, क्या सोचा होगा कि मुझे प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर हमारा पैसा मनी मनी ऐसे ही उड़ रही है, हमारा मनी ऐसे ही हवा में उड़ा चला जा रहा है, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। अच्छा बात नहीं, चलो देखते हैं, ठीक है। जो ओनर होता है, जो उनका पैसा है वो सही जगह लग रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है यह जानना, ताकि उसे पता चलता रहे कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, कितनी करंट एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, ताकि वो उसे पता, ये मतलब प्रॉफिट सिक्योर कर सके, इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो होता है भाई साहब, वो हमारे आते हैं मैनेजर, मैनेजमेंट। एक तो हमारा ये पेन वहाँ नहीं चल रहा, मैनेजमेंट को चाहिए भाई, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, मैनेजमेंट को इसलिए इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सके, इसीलिए ताकि मान लो उसे फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना है तो वो इस जो इस रिपोर्ट मिली है उसको देखकर ले सके, उसे पता होगा कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर उसे अपने कॉम्पिटिटर से लड़ाई करनी है, लड़ाई ये नहीं कि थप्पड़ वप्पड़ मार दे, नहीं, लड़ाई करनी मतलब अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लेगा। अगर उसके पास प्रॉफिट हो रही है तभी तो वो नई चीजें लेके नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है या नई सर्विसेज दे सकता है, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है ना। लॉस हो रहा है तो कहाँ से करेगा, नहीं कर सकता ना, तो ये डिसीजन इसमें लिया जाता है, ताकि और हमें अपनी सेल्स कितनी हो रही है, सेल्स को कितना बढ़ाना है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा, तब हमें रिपोर्ट मिलेगी कि हमारे बिजनेस में कितनी सेल हुई है, कितनी नहीं हुई है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलने वाली है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला जिसका नाम ही, और किसको इंपॉर्टेंट होती है, एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज को भी रिपोर्ट चाहिए, एम्प्लॉइज को रिपोर्ट चाहिए। ये कौन सा मैनेजमेंट करने वाला है, या उन्होंने पैसा लगा रखा, नहीं भाई, पैसा वैसा कुछ नहीं लगा रखा, और ना ही वो मैनेज कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, एक बिजनेस, एक फर्म में, एक कंपनी में, एक संस्था में, एक वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसे कितना सैलरी मिलेगी, उसे बोनस मिलेगा या नहीं, ट्रिपल प्लान तो नहीं कर रखी है, देंगे, या वर्क इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा, ये सब कैसे पता चलेगा। अगर बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो ही तो ये सब उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा, तभी तो अच्छी सैलरी दी जाएगी, तभी तो है जो हमारे एम्प्लॉइज हैप्पी रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो ये रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी उन्हें, एम्प्लॉइज को, जब वो रिपोर्ट, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब वो रिपोर्ट देखेंगे। अगर मान लो उनको रिपोर्ट मिली, पता चल रहा है कि पिछले 3 साल से बिजनेस में लॉस हुआ जा रहा है, तो वो क्यों रुकेंगे उस बिजनेस, उस कंपनी में निकलेंगे, वहां से दूसरी कंपनी में जाएंगे। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। या फिर एम्प्लॉइज को ये पता चले कि सेम कंपनी है, और एक कंपनी दिल्ली में कंपनी है, वो तो कम दे रही है सैलरी, और वो सेम टू सेम वही कंपनी उसी बिजनेस की एक ब्रांच, एक उस कंपनी की एक ब्रांच अलग गुड़गांव में है, और वो तो काफी अच्छा पैकेज दे रही है, तो वो क्यों रुकेंगे, जाएंगे वहां से छोड़ के। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं से मिलने वाली है। तो चलिए, नहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कुछ ज्यादा, चलो ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूजर। चलो एम्प्लॉइज वाला वो समझ आता, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, बस ये समझ लेना कि उसे मेनली उसका सैलरी और बोनस से होता है कि अगर बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, उन्हें बोनस भी मिलेगा, और एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में उसको बाद में जैसे कि प्रोविडेंट फंड जैसी सर्विसेज, जो प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलते हैं, वो नियमित रूप से इनकी जमा होती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को पता चलती है उस रिपोर्ट से। उसके बाद है एक्सटर्नल यूजर, ये 3 जो हमारे थे एक्सटर्नल यूजर। उसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर, जो बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग, ऑर्गेनाइजेशन में वो हिस्सा नहीं लेते, कि कोई मैनेजमेंट नहीं करते, ना उसने पैसा लगाया, लेकिन स्टिल उनका इंटरेस्ट होता है। तो वो कौन लोग होते हैं, चलो देखते हैं। पहला होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। ये क्या बोला है भाई, पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो पर्सन किसी बिजनेस में अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस बिजनेस में पैसा लगाना सही है, ठीक है या नहीं है, तो ताकि वो सिक्योर रहे, वो इस बात से सिक्योर रहे कि उनका पैसा सिक्योर है, उनको एक कंटिन्यू इनकम आती रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या देखेंगे, वो रिपोर्ट देखेंगे, वो अकाउंटिंग जो रिपोर्ट कंपनी बिजनेस देती है या कंपनी देती है उसको हम वो देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्रेडिटर्स, भाई क्रेडिटर क्या देखते हैं, क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए, क्रेडिटर देखते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्थीनेस। वो ये जानना चाहते हैं कि जो पैसा हमने दिया है, क्या बिजनेस उस पैसे को, उस बोरोड पैसे को एक टाइम में वापस कर देगी। ये जनरली शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन लिया जाना, इसके लिए उसे उस रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, जिसमें वो ये एस्टिमेट करते हैं कि वह कितने टाइम में हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो बोरो किया वो प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर इंटरेस्ट को रिटर्न कर देंगे। थर्ड हमारे होती है गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, भाई साहब चलो नीचे लिख लेते हैं। थर्ड है गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, ये क्या देखती है, गवर्नमेंट और एजेंसीज।
गवर्नमेंट एजेंसीज देखती है कि भाई कि टैक्स देखती है और जो रिसोर्सेज है वह कैसे अलॉट करने हैं, पुलिस ग्रांट क्या देनी है, तो इनके लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो सब देख रही है कि उसके लिए बिजनेस अकाउंट इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सोर्स पब्लिक। पब्लिक को भी चाहिए रिपोर्ट, पब्लिक को भी चाहिए। पब्लिक को इसलिए चाहिए ताकि इसको पता चले कि बिजनेस क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है हमारे, क्योंकि हमारे ही रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो जनता के लिए वो क्या कर रहा है, पब्लिक के लिए वो क्या कर रहा है, तो वो सब इसमें देखा जाता है। सप्लायर का कस्टमर को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है नहीं, ये सब इसमें देखा जाता है। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर्स भी देखते हैं। कॉम्पिटिटर्स भी क्यों भाई, कॉम्पिटिटर्स क्यों, उनको क्या लेना देना है, लेना देना क्यों है, क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, इससे वो उस बिजनेस के वीक पॉइंट को पकड़ते हैं और फिर जो वो बिजनेस के वीक पॉइंट है उसी को यूज करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, इसलिए वो उस रिपोर्ट को देखते हैं, कमजोरी को देखते हैं। तो ये था आज इसका टॉपिक। इसमें क्या है, जनरली दो तरीके के होते हैं पार्टीज जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एक होती है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे आ जाते हैं ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, और एक्सटर्नल में हमारी आते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक एंड कॉम्पिटिटर्स। एक टॉपिक और हमने पहले अभी पढ़ा था जो कि है टाइप के साथ साथ हमने टाइप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, जिसमें देखिए जनरल मैं वैसे बताती हूँ, टाइप ऑफ अकाउंटिंग हमने अभी भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इसकी कितनी ब्रांचेस होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये इसके साथ ऑडिटिंग अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो चलिए ये बुक कीपिंग देखने में तो बहुत ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ईजी है और यकीन मानिए हम इसको पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हाँ, हम इसको पढ़ चुके हैं, बस हमें इसको अरेंज करना है। मैम हमने कहाँ पढ़ा, हमें याद नहीं यार। अरे हमने प्रोसेस तो पढ़ा है, बस वही है बुक कीपिंग, इसी में वही बुक कीपिंग अकाउंटिंग, इन तीनों पॉइंट्स को हम साथ में पढ़ने वाले हैं। अकाउंटेंसी, ओके चलिए मैम एक दिखा दीजिए हमने कहाँ पढ़ा है ना, यकीन नहीं हो रहा, तो चलिए दिखा देते हैं। देखिए ये रहा, हमने यहाँ पूरा प्रोसेस पढ़ा था, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। अगर हम इनमें से आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई इनको ले लें, बस कुछ नहीं है, यही है, इसी को बोलेंगे बुक कीपिंग। और नेक्स्ट समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, इसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग। तो मैम अकाउंटेंसी क्या हुआ? सो अगर इस पूरे प्रोसेस को ले लें, इसमें जो भी प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, इनको हम सबको बोल देंगे अकाउंटेंसी। बस हमें यही पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अब हमें ना ऐसा हो रहा है कि बस मैम अभी पढ़ लें, तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से, इसमें मजा ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में, तो बुक कीपिंग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो क्या है बुक कीपिंग? जो हम इतने टाइम से मॉनिटरी टर्म में होने चाहिए, ट्रांजैक्शन फाइनेंशियली होनी चाहिए, तो ये जो सब हम देख रहे थे बस उसी को एक जगह लिखना बुक कीपिंग बोलते हैं। जब हम फाइनेंशियल, अरे यार, जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो कि मॉनिटरी टर्म में है को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, लिखने को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग करने को ही क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे भाई? बुक कीपिंग बोलेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि मॉनिटरी टर्म्स में है को एक जगह लिखेंगे तो उसको बुक कीपिंग बोलेंगे। बुक कीपिंग में मेनली 4 काम होते हैं। कौन कौन से? पहला, आइडेंटिफाई व्हाट? आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस विच वाज इन फाइनेंशियल नेचर। सेकंड, मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे उसको, मेजर। थर्ड, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ मनी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्लासीफाई यानी उसको हम लेजर बनाएंगे, लेजर में
जो ही हम 4 चीज़ें करते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, इन चारों फंक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, इसको ही हम बुक कीपिंग बोलते हैं। तो अब होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है बुक कीपिंग। जो मॉनिटरी टर्म में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जब उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करते हैं, उसी को ही बुक कीपिंग बोलते हैं। जो ट्रांजेक्शन्स में मेनली 4 फंक्शन, इस बुक कीपिंग में मेनली 4 फंक्शंस करे जाते हैं। पहला हम आइडेंटिफाई करेंगे, किसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को, कौन सी फाइनेंशियल नेचर। दूसरा हम मेजर करेंगे। थर्ड कि वो रिकॉर्डिंग करेंगे किसकी, मॉनिटरी टर्म्स में हो उनकी, उन ट्रांजेक्शन्स की। एंड देन क्लासीफाइंग करेंगे और लेजर में उसको जिस बुक में दिखाएंगे उसमें लेजर में डाल देंगे। तो ये सारा फंक्शन इसमें किया जाता है। सेकेंड तो इसी में आता है, वो है अकाउंटिंग। क्या है? अकाउंटिंग। अभी भाई चलो ये तो समझ में आ गया बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है। सो जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है, कहाँ होती है बुक कीपिंग खत्म? लेजर बनाना। जब हम क्लासीफाई कर देते हैं हमारे जो भी हम इवेंट्स हुए उनको, ट्रांजेक्शन्स को, राइट, और उसको लेजर में रख देते हैं, उस वहाँ तक बुक कीपिंग बोलेंगे। और उसके बाद जो भी हम काम करना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और इसमें क्या काम करते हैं, चलिए इसमें भी देखते हैं। तो वही पहले वाला क्या करेंगे इसमें, समराइजिंग वर्ड हम क्या करेंगे समराइजिंग में, ट्राई बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये बनाने वाले हैं। उसके बाद उसको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, जो हमने हमारी अकाउंटिंग करी है, जो भी हमने रिपोर्ट्स तैयार की हैं उनको। सो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, समराइजिंग करते हैं। उसके बाद जो समराइजिंग की हेल्प से जो भी रिजल्ट आते हैं उनको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हैं जो। और उसके बाद हम करते हैं कम्युनिकेट। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हम जो भी पार्टीज हमारी बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं उनको इन्फॉर्मेशन का फ्लो करते हैं, उन पार्टीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो ये सारा काम किया जाता है वो आता है अकाउंटिंग में। इस अकाउंटिंग के बाद देखते हैं, अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटेंसी। क्या आएगा, अकाउंटेंसी। तो भाई अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी में जो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको फॉलो करके बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जाती है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू और फेयर हो। तो इसी को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। यह एक सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है हमें प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग की, जिससे हमें फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, उसे ही हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, है ना। हमने बुक कीपिंग में क्या देखा, बुक कीपिंग में मॉनिटरी इवेंट्स, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो मॉनिटरी टर्म में होती है, उनकी बुक ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स करना, उनको लिखना भी बुक कीपिंग बोला जाता है। और इसमें हम मेनली 4 काम करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, और दूसरा वो बिजनेस से रिलेटेड हो, सेकंड हमें वो मॉनिटरी टर्म में हो, थर्ड उसको हम क्लासीफाई करते हैं, एंड लास्ट उससे पहले हम उन ट्रांजेक्शन्स के जर्नल में डालते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर लेजर बनाते हैं। यहाँ तक का जो काम होता है वो बुक कीपिंग में आता है, जर्नल। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है अकाउंटिंग। जब बुक कीपिंग कहता है भाई मेरा काम हो गया खत्म, मैं जाके सो रहा हूँ, वो गया सोने, अब भाई कौन देखे, तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाले आते हैं, बोलते हैं आगे का काम हम संभालते हैं, तुम जाओ। अब वो यहाँ तक उसने कर दिया, आगे वो क्या करते हैं, लेजर बनने के बाद उसकी हेल्प से वो ट्राई बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। और उसको जब इन सबको बनाना क्या कहलाता है, समराइजिंग। एक समरी फॉर्म में आता है, हमारे पास इतनी सारी चीजें होती है, उनको एक जगह कंक्लूड करके लिखना, समराइज करना, वो अकाउंटिंग का काम होता है। फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेट करके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट कर देना उन पार्टीज को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रखती है इस बिजनेस में। तो ये होता है अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी में ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। क्या अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज करके अकाउंटिंग की जाती है। ये हमें ये बताता है कि जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है और उस इन्फॉर्मेशन को कंक्लूजन कैसे निकालना है और किस तरीके से उस पार्टीज को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करनी है, ये जो सब बताता है वो अकाउंटेंसी बताता है। तो ये था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। चलो इसका एक छोटा सा हम ना डिफरेंस देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर बुक कीपिंग का मीनिंग देखें तो बुक कीपिंग इज द प्रोसेस, किसका प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का। अकाउंटिंग देखें तो इसमें क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटेड एंड रिकॉर्डिंग होता है। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी में एक ये ओवरऑल बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड करती है बुक कीपिंग और नॉलेज को।
इसका स्कोप नैरो होता है बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग का स्कोप थोड़ा सा वाइडर होता है क्योंकि इसमें एनालिसिस इंटरप्रेट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अकाउंटेंसी एक वाइडेस्ट टर्म आ जाता है जिसमें बुक कीपिंग अकाउंटिंग कवर हो जाती है, किस तरीके से करना है, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या एथिक्स होंगे, ये सब बातें अकाउंटेंसी में लिखी होती है, एक किताब में लिखी होती है। इसका बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कंप्लीट और एक एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का, सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का। अकाउंटिंग में क्या होता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करता है। और अकाउंटेंसी क्या होता है? ये स्टैब्लिश करता है प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस प्रोसेस। इसमें अगर बुक कीपिंग में देखें तो जर्नल पोस्टिंग टू लेजर एंड ट्रायल बैलेंसेस में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है भाई, अकाउंटिंग में क्या करते हैं? अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को डिसाइड करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग ये एक फ्रेमवर्क और प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, स्टेज ये फर्स्ट स्टेज है, बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है, अकाउंटिंग सेकंड स्टेज है और अकाउंटेंसी एक कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है फॉर बोथ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्किल रिक्वायर्ड, सो बुक कीपिंग के लिए बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, अकाउंटिंग के रूल्स वगैरह पता होना चाहिए, अकाउंटिंग में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिव स्किल होनी चाहिए और अकाउंटेंसी में एक डीप नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, स्टैंडर्ड्स की एंड पॉलिसीज की। यूजर्स कौन होते हैं? बुक कीपिंग के यूजर्स मेनली जूनियर अकाउंटेंट और डाटा एंट्री क्लर्क होते हैं। अकाउंटिंग की मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, टैक्स अथॉरिटीज एंड ऑडिटर बुक जो हमारे अकाउंटिंग है उसको देखते हैं। और एकेडमिक पॉलिसी मेकर, प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स ये यूजर होते हैं अकाउंटेंसी के। सो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर अब बात करते हैं, हम देख लेते हैं एक छोटा सा रिव्यू बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो जब हम आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को तो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में मेजरिंग करते हैं रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ फाइनेंशियल ईयर। बुक कीपिंग में इसका एम क्या होता है? प्रिपेयरिंग ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। और अकाउंटिंग का एम क्या होता है? रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग में लिमिटेड स्कोप होता है लेकिन अकाउंटिंग में वाइडर स्कोप होता है देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में फॉलो करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस को, जबकि अकाउंटिंग में ये मेथड है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग का। करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो इस चैप्टर में बचा हुआ है छोटा सा ही है, जल्द ही कवर हो जाएगा। और यहीं पर हम अपने चैप्टर को करते हैं फिनिश्ड। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस तो फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। हमारा अकाउंटिंग हेल्प करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने में। कैसे? क्योंकि जो भी फाइनेंशियल जिनको मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं उन ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह रखना, एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रखना ये अकाउंटिंग का काम होता है। दूसरा है रिवीलिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि with the help of accounting we prepare the balance sheet and the balance sheet show the financial position of a business, जिससे हमें बिजनेस कैसे रन कर रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड एक तरफ बैलेंस शीट की एक तरफ हम एसेट्स को दिखाते हैं और उसकी दूसरी तरफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को शो करते हैं। थर्ड है डिटरमाइन टैक्स अमाउंट। ये अकाउंटिंग जब हम करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कितना टैक्स अमाउंट बना है जो हमें ऐसे टैक्स पे करना है। ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। हाउ इट हेल्प, कैसे हेल्प करता है? क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजर्स को प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के लिए उनको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस की सेल्स कम हो रही है या फिर बढ़ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो किस स्पीड से बढ़ रही है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती है। और इसके बेसिस पर जो मैनेजर है वो नेक्स्ट ईयर के लिए सेल्स एक्सपेंसेस इनका थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर लेते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगा, कितना ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा, तो हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। इसी तरह सिंप्लीफाई ऑडिटिंग प्रोसेस, ऑडिटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। क्यों? क्योंकि हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा था कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं तो उनके कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो वो जो अकाउंटिंग है वो ट्रू और फेयर पिक्चर हमारे सामने लाके खड़ी कर देती है, जिससे फ्रॉड जैसी सिचुएशन से हम बच जाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बच जाती है। इसके अलावा भी ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल है। कैसे? क्योंकि टाइम टू टाइम बिजनेस में बहुत सारी डिसीजंस लेने के पड़ते हैं। कैसे कि जैसे कि हमारे जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उनका क्या सेल्स वैल्यू होगा,
या फिर जो कस्टमर्स हैं उनको हम डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें जब अकाउंटिंग से मिलती है तो इसके बेसिस पर हमें डिसाइड करते हैं कि हमें ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना। ओके, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। क्या? कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, क्योंकि इसमें इतनी सारी बुक्सों का अकाउंट बनाना होता है, तो ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आया और चला बना लिया। इसके लिए हमें एक अकाउंटेंट की सीए की हमें नीड होती है। इसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, तो ये एक बहुत कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज कर देता है। दूसरा, इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ये ठीक है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को ले लेता है जिनको हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव जो भी आइटम्स होते हैं, सॉरी क्वालिटेटिव जो भी इसमें इवेंट्स होते हैं उनको ये नहीं लेता है। जैसे कि अभी मैनेजमेंट और जो हमारे वर्कर्स हैं उनमें बहुत अच्छा रिलेशन है, तो ये उनको सॉल्व नहीं करेगा। हमारी बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है, तो उसको वो बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाता। कौन? अकाउंटिंग। पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। कैसे रहती है? क्योंकि ये इसमें एक फाइनेंशियल ईयर बनता है 1 ईयर के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी उस दौरान और फाइनल जो हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं वो बनते हैं लास्ट में। इस पूरे दौरान वो डाटा मैनिपुलेट कर देते हैं जानबूझकर। जैसे कि सेल्स है वो 20,000 की हुई, लेकिन उन्होंने 50,000 की दिखा दी, या फिर उन्होंने कम करके 20,000 की कम करके उन्होंने 5,000 की दिखाई। तो डाटा को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं बेस्ड ऑन पास्ट फाइनेंशियल डाटा। क्योंकि 31 को बनता है, 31 मार्च को जब ये बनता है क्या हमारा स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स लास्ट में बनते हैं, तो जो डाटा होता है वो पहले का होता है, तो वो पास्ट वाला डाटा आप दिखाता है, मार्केट वैल्यू को नहीं लेता। जैसे कि एसेट्स हमने खरीदी, फर्नीचर हमने मान लो एसेट्स या फर्नीचर या प्लांट्स हमने 20 लाख में खरीदा। आज जब हम उसको बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है भाई? उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, 1 लाख से 20 लाख हो गई होगी, तो ये इसमें शो नहीं करता। एक और पीपीटी है जिसमें हम देख सकते हैं कि एडवांटेजेस में मेंटेनेंस द फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवेलुएट बिजनेस परफॉर्मेंस। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, ऑडिटिंग का हेल्प करता है, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस अगर हम पढ़े तो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली फॉर स्मॉल बिजनेस, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ड पर्सनल एस्टिमेशन, चांसेस ऑफ मैनिपुलेट्स रिकॉर्ड एंड रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर। क्योंकि ह्यूमन है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए ह्यूमन एरर्स भी इसमें बहुत होते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपने सारी वीडियो देखी होगी। थैंक यू।